गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। उसको किस प्रकार उसका निष्कासन किया जाता है। इस क्रम में हमने पिछले लेक्चर में ह्यूमन बींग्स के किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, इसकी संरचना के बारे में पढ़ा। और किडनी में जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, किडनी के कांट के बारे में बताया था कि यहाँ पर जो मेड्यूला वाला भाग है, ये जो दिख रहा है वो संग्रह नलिकाएं होती है, और कॉर्टेक्स वाले भाग में इसका जो नेफ्रॉन होता है उसका जो ओमन कैप्सूल वाला भाग है और जो कुंडलित नलिका वाला भाग है वो स्थित होता है। तो ये नेफ्रॉन होता क्या है? एक्चुअल में नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की मुख्य कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे ये संरचना हम देख रहे हैं, ये कहलाता है नेफ्रॉन। ऐसे हजारों नेफ्रॉन जो है वो यहाँ पर एक ये जो देख रहे हैं ये संग्राहक नलिका है। यही संग्राहक नलिका यहाँ पर रेस के रूप में दिखाई दे रहा है, ये जो है ना। तो इस संग्राहक नलिका में इस एक नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन कहाँ खुला है? यहाँ पर, ये संग्राहक नलिका में। ऐसी कई नेफ्रॉन जो है वो एक संग्राहक नलिका में खुला होता है। और ये जो नेफ्रॉन का जो भाग ये होता है, यहाँ पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड को छाना जाता है। इसमें से जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, खास करके अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड्स है ना, और जो अतिरिक्त लवण है, ये सब छान कर संग्राहक नलिका में डाला जाता है। संग्राहक नलिका, जो प्रत्येक संग्राहक नलिका इसको मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स में लाता है और पेल्विस भाग में लाता है। पेल्विस भाग से ये यहाँ पर अब जो आता है लिक्विड, वो यूरिन के रूप में होता है। और ये यूरिन जो है वो मूत्र वाहिका के द्वारा या आपका यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो अब ये हम नेफ्रॉन की संरचना को पढ़ें। तो नेफ्रॉन की मुख्य संरचना यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, है ना, गोल सी संरचना, कप के समान संरचना, इसको कहा जाता है बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। ये कप जैसी संरचना होती है। अब अगर इसकी संरचना को देखें तो इसके जो अंदर की भित्ति है यहाँ पर, इसमें अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जैसे चाय की छन्नी में छिद्र होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर छिद्र होते हैं। यहाँ पर एक रीनल धमनी, ये जो रीनल धमनी है, इसके अंदर ब्लड लेके जा रही है, किडनी के अंदर ब्लड लेके जा रही है। वो अंदर आकर बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाएगी और एक रीनल की अभिवाहिका जो है वो आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर फिर ये केशिकाओं के गुच्छे के रूप में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये जो धमनी लेके आ रही है ब्लड को, जिसमें कि यूरिया, यूरिक एसिड्स वगैरह हैं जिनको छानना है, यह कहलाएगी अभिवाही धमनिका। अब ये जो केशिका गुच्छ बनाए हैं इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चूंकि केशिकाएं एक ही दीवार वाली होती है और काफी इसकी भित्ति जो है वो पतली होती है, तो यहाँ से जितने भी छोटे कण हैं ब्लड में, जितने भी छोटे कण हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, सोडियम लवण, पोटेशियम लवण, जो भी हम मेडिसिन वगैरह खाए रहते हैं, उनके जो कण होते हैं, उनके जो अणु होते हैं वो छोटे होते हैं। ये छन के कहाँ जाते हैं? ये कप वाले भाग में आ जाते हैं, बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। और बड़े कण जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब बड़े कण होते हैं, ये नहीं छनते, है ना। और जल का अणु भी छोटा होता है, वो भी इसमें से छन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये केशिकाएं जो फिर से मिल जाती है और फिर से एक धमनिका बना लेती है, जिसे कहते हैं अपवाही धमनिका। अब ये अपवाही धमनिका जो है वो पूरे बोमन कैप्सूल, ये जो नेफ्रॉन की जो कुंडलित नलिकाएं हैं उसको घेरे रहती है ना। ठीक है, अब ये क्या काम करती है बाद में बताएंगे। फिर ये जो है वो मिलकर बना लेती है शिरा, रीनल शिरा, वृक्क की शिरा। ऐसी हर एक आपके नेफ्रॉन से वृक्क की शिरा निकलती हैं, उसकी शाखाएं निकलती हैं, अंत में जुड़ जाती है और मुख्य वृक्क शिरा के रूप में ये वृक्क से बाहर निकलती है, जो कि छना हुए रक्त को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो बोमन कैप्सूल वाला भाग है ये अत्यधिक कुंडलित है, यहाँ पर ये देखिए, है ना। फिर क्या हुआ है, ये एक हुक या लूप के समान संरचना बना रहा है। इसके बाद ये फिर से कुंडलित हो गया है और जाके संग्राहक नलिका में खुल गया है। तो जो कप के पास कुंडलित नलिका है, इसको कहा जाता है
समीपस्थ संवलित नलिका या कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है। अब ये जो लूप बन रहा है इसको कहा जाता है हेनले लूप। ये पूरा जो है वो कहा जाता है हेनले लूप। इसमें से ये आरोही भाग है, नीचे जा रहा है, तो इसको हेनले लूप का आरोही भुजा कहा जाता है। और ये ऊपर जा रहा है तो इसको हेनले लूप का अवरोही भुजा कहा जाता है। और ये बिल्कुल ये पिन जैसी पतली जो दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है, सॉरी ये नहीं, इसमें जो धमनी की केशिकाएं इसको घेरी हुई है इसको कहा जाता है वासा रेक्टा, है ना। अब ये यहाँ पर फिर से कुंडलित हो गई जो कि ओमन कैप्सूल से दूर है, इसलिए इसको कहेंगे दूरस्थ संवलित नलिका या दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब ये एक नलिका में खुल रही है, ये नलिका होती है संग्राहक नलिका। ठीक है। तो ये होती है एक नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन में क्या क्या होता है? ओमन कैप्सूल होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है, हेनले लूप होता है, हेनले लूप में आरोही भुजा अवरोही भुजा होता है ना। अब इसमें अभिवाही धमनिका होती है जो केश का गुच्छ बनाती है, फिर अपवाही धमनिका होती है जो इसको चारों ओर से घिरी रहती है जिसको कहा जाता है वासा रेक्टा, और ये खुलता है एक नली के समान संरचना में जिसको कहा जाता है संग्राहक नलिका। ठीक है। तो इस प्रकार अनेक नेफ्रॉन की जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है एक संग्राहक नलिका में खुलता है, और अनेक संग्राहक नलिकाएं मिलकर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, है ना, मेडुला के बीच में मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई कहाँ खुलती है? आपके वृक्क की श्रोणी या पेल्विस वाले भाग में खुलती है। वृक्काणु की वृक्क कणिका, समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका, ये सब वृक्क के वल्कुट वाले भाग में होता है यानी कॉर्टेक्स वाले भाग में होता है, जबकि हेनले लूप जो है वो कहाँ होता है? मेडुला वाले भाग में होता है। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप जो है वो बहुत छोटे होते हैं। ये जो हम हेनले लूप देख रहे हैं वो क्या होता है? अधिकांश के बहुत छोटे होते हैं और कुछ के बहुत लंबे भी होते हैं, है ना। और मध्यांश में बहुत कम धस्य होते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को वल्कुटी वृक्क यानी कार्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। कुछ वृक्काणुओं के जो हेनले लूप होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं इस प्रकार, और ये जो है वो मेडुला में काफ़ी गहराई तक धसे होते हैं जिनको सानिध्य मध्यांश वृक्काणु यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्क नलिका के चारों ओर सूक्ष्म नलिकाओं का जाल बनाती है जिसे कि परिनालिका केशिका जाल कहा जाता है यानी वासा रेक्टा कहा जाता है। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू के आकार का ये जो है केशिका जाल उसको परिनालिका केशिका जाल कहा जाता है। और जो हेनले लूप में केशिका जाल होती है इसको यू के आकार में है जो इसको वासा रेक्टा कहा जाता है। वल्कुटी वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या फिर अत्यधिक नाशित यानी कि कहना चाहिए दबा हुआ सा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, मूत्र निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसमें मुख्य प्रक्रियाएं जो सम्मिलित होती है वो होता है गुच्छी निस्यंदन। यहाँ पर गुच्छ ग्लोमेरुलस केश का गुच्छ में निस्यंदन हो रहा है ना, और पुनः अवशोषण इसमें, और श्रवण जो कि वृक्काणु के विभिन्न चरणों में होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि यूरिन के निर्माण के प्रथम चरण में ये केशिका गुच्छ में मैंने अभी बताया कि अपवाही धमनिका में जो रक्त आता है वो अशुद्ध रक्त होता है यानी विषाक्त रक्त होता है। हमारे बॉडी में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको लेके आते हैं, और इसमें जो है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, हमारे द्वारा मेडिसिन खाया हुआ जो रहता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, ये जैसा ना कुछ लवण और सारा जल इसमें होता है ना। इसे गुच्छ या गुच्छी निस्यंदन कहा जाता है। और किडनी के द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से लेके 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन यानी छानना यहाँ पर होता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर लगभग होता है। गुच्छ की केशिकाएं, जो केशिका गुच्छ है उसकी जो केशिकाएं होती हैं उनका रक्त दाब रुधिर का यहाँ पर
3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये 3 परत है गुच्छ की रक्त केशिका, ये इसकी आंतरिक उपकला, और ओमन संपुट की उपकला, यहाँ पर ओमन संपुट में आता है वहाँ पर, इन दोनों परतों के बीच में पाई जाने वाली आधारी झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में मेम्ब्रेन पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 परतों से, ये केशिका की दीवार से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और ओमन कैप्सूल की जो भित्ति है इससे छन कर, है ना, 3 लेयर से छन कर ये यहाँ पर आती है। ओमन कैप्सूल की उपकला जो कोशिकाएं होती हैं वो पोडोसाइट कहलाती हैं, जो कि विशेष प्रकार से ये विन्यासित होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इनको निस्यंद खांच या खांच छिद्र या स्लिट पोर कहा जाता है। जैसे मैंने भी बताया, जैसे कि चाय छन्नी में छेद होता है वैसे इसमें छिद्र होता है। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह से छनता है जिससे कि रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का जो शेष भाग होता है वो छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे रक्त कणिकाएं नहीं छनती है, रक्त के जो प्लाज्मा होता है उसके जो प्रोटीन के कण होते हैं वो बड़े होते हैं, बाकी सभी इसमें छन जाते हैं। इसलिए इसको परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। किडनियों के द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छी निस्यंदन कहलाता है, GFR, याद रखना। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति में ये दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होता है। गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों के द्वारा क्रिया अपनाई जाती है। गुच्छी आसन उपकरण एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। ये विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही और अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्रावन के सक्रिय करती है, जो वृक्की रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन डेली बनने वाले ये जो निस्यंद होता है उसका आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित यूरिन 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो ये समझा जा सकता है कि 99% निस्यंद को वृक्क नलिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे कि पुनः अवशोषण कहा जाता है। ये कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि के द्वारा करती है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन, ये सब सक्रिय रूप से परिवहन से पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया के द्वारा होता है। और यूरिन निर्माण के दौरान नलिकाकार जो कोशिकाएं होती हैं वो निस्यंद में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती है। नलिकाकार स्रावन भी यूरिन के निर्माण का मुख्य चरण होता है, क्योंकि ये शारीरिक तरल आयनीय व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। तो इस प्रकार यूरिन का निर्माण होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी।